2013 का है। इस कानून को कहते हैं महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण प्रतिषेध और प्रतिशोषण अधिनियम 2013 का ये कानून है। लेकिन अगर हम इसके पहले की भी बात करें तो ये इस कानून के पहले एक गाइडलाइन थी, आप सबको पता होगा, क्योंकि विशाखा गाइडलाइन लगभग सभी ने सुना था, लोगों की ज़बान पर ये चढ़ी हुई थी, विभागों में ये कमेटी बनी हुई थी, इंस्टीट्यूशन में ये कमेटीज़ बनी हुई थी, तो उसको कहा जाता था विशाखा कमेटी। तो ज़्यादातर लोग इसको आज भी कई बार लोग जो है वो चूँकि विशाखा कमेटी के को ही बोलते रहे हैं तो वो उसी को बोल देते हैं कि हमारे यहाँ विशाखा कमेटी है। तो ये विशाखा कमेटी जो है वो कैसे कहाँ से शुरुआत हुई, तो 1992 में आप लोगों ने सुना होगा, पढ़ा होगा, अभी भी पढ़ने में कई बार आ जाता है। एक भंवरी देवी थी, ठीक है, भंवरी देवी जी तो अभी हैं, अभी उनके पति की मृत्यु हुई है, भंवरी देवी जी हैं। तो भंवरी देवी जो है वो राजस्थान सरकार का एक कार्यक्रम था, तो उसमें वो जो कार्यक्रम था उसमें जो ये कार्यकर्ता के रूप में थी, इनको साथिन कहा जाता था। तो साथिन के रूप में ये सामाजिक कार्यकर्ता थी और वो जो सामाजिक कुरीतियाँ हैं, शिक्षा है, बाल विवाह है, इनको लेकर ही काम कर रही थी। उस दौरान इनके यहाँ जहाँ ये काम कर रही थी वहाँ पर एक बाल विवाह की घटना होती है। ये बाल विवाह रुकने की कोशिश करती है और जब बाल विवाह रुकता है तो एक गुस्से, एक रिवेंज के रूप में उस समाज के लोग, उस परिवार के लोग, 5 लोग उनके साथ गैंग रेप करते हैं। और फिर जो है कुछ संस्थाएं, जिसमें राजस्थान की एक विशाखा संस्था भी थी, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल किया और उस केस के संदर्भ में 97 में सुप्रीम कोर्ट ने एक विशाखा गाइडलाइन जारी की। तो ये एक जर्नी है। भंवरी देवी पे काफ़ी सारी फिल्म बनी है, काफ़ी सारी डॉक्यूमेंट्री है, काफ़ी सारा लिखा गया है, तो आप अगर सर्च करेंगे गूगल पे तो आपको काफ़ी कुछ मिल जाएगा। तब ये गाइडलाइन आई और इस गाइडलाइन में कहा गया कि जब तक कोई ठोस कानून नहीं बनता है तब तक ये विशाखा गाइडलाइन काम करेगी। और उस गाइडलाइन में भी प्रोसीजर था कि कमेटी बनेगी, उसमें एक्सटर्नल होंगे, ये कमेटी ऐसे काम करेगी, ऐसे काम करेगी, लेकिन बहुत ज़्यादा उसमें कोई एक्शन की बात नहीं थी। उसके बाद जो है आपको पता है कि निर्भया कांड हुआ और निर्भया के बाद बहुत सारे नए कानून आए महिलाओं और लड़कियों पर बने हुए। कुछ पुराने कानूनों में भी संशोधन हुआ, कुछ अमेंडमेंट हुए, कुछ धाराएं जुड़ी, कुछ चीज़ों में बदलाव किया गया। उसी से रिलेटेड हम इसको क्योंकि ये वैसे तो देखिए 2007 में इसका गाइडलाइन ड्राफ्ट हुआ था, 2010 में ये लोकसभा में इसका बिल इंट्रोड्यूस हुआ, 2012 में काफ़ी लंबा टाइम भी लगा, 2012 में ये लोकसभा में पास हुआ, फिर 2013 में राज्यसभा में ये बिल पास हुआ और 2013 में यह कानून पूरे देश भर में लागू हुआ, जो कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न का 2013 का जो कानून है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो ये कानून जो है थोड़ा विस्तार में इसको दिया गया है। विशाखा गाइडलाइन थोड़ा लिमिटेड थी। अब इसमें कहा गया है कि लैंगिक उत्पीड़न क्या है ना, तो ऐसा कोई भी शारीरिक संपर्क, ऐसी कोई भी शारीरिक भाव भंगिमा, किसी भी तरह का लैंगिक स्वीकृति के लिए कोई मांग करना, कोई अनुरोध करना, किसी भी लैंगिक आभासी टिप्पणी करना, वो हम आपको उदाहरण में बताएंगे कि कैसे होता है। किसी भी तरह का अश्लील साहित्य दिखाना, किसी भी तरह का हो सकता है, ऑडियो हो सकता है, वीडियो हो सकता है, किसी बुकलेट के फॉर्म में हो सकता है, किसी पिक्चर के फॉर्म में हो सकता है, किसी भी तरह का लैंगिक प्रकृति का कोई भी निंदनीय जो एक्सेप्टेबल नहीं है, जो अनवांटेड है, ऐसा कोई भी व्यवहार, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे वो शाब्दिक हो, चाहे वो किसी भी रूप में हो। मतलब कई बार होता है कि हम बोलते नहीं हैं, बिना बोले ही हम अपने हाव भाव से वॉइस डिस्टर्बेंस है। अभी आ रही है? बीच में ब्रेक हो रही है। ओके, मे बी नेटवर्क इश्यू होगा। अभी आ रही है मेरी आवाज़? हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। तो ऐसा कोई भी
शाब्दिक गैर शाब्दिक आचरण ये उत्पीड़न की श्रेणी में आएगा। तो अगर हम देखते हैं कि ऐसा कहीं पर भी, अब इसमें हम लोग ये भी देखेंगे कि जब ये क्यों ये कानून की ज़रूरत होती है, क्या फ़ायदा होगा, क्योंकि कई बार कहते हैं कि महिलाओं को लेकर इतने सारे कानून तो बने हुए हैं, फिर क्या ज़रूरत है। देखिए, जब किसी भी महिला, क्योंकि संविधान ने तो बात की है बराबरी की, संविधान ने सभी को कहा है कि सभी समानता का अधिकार है, लेकिन बावजूद इसके नहीं मिलता है। वर्क प्लेस पर देखेंगे डिस्क्रिमिनेशन होता है, इस तरह की टिप्पणियाँ होती हैं, सेक्सुअल हरेसमेंट होता है, बहुत सारे केसेस आए हैं। अब जब ये होता है तो कैसे ये असर पड़ता है, कोई भी कार्यकर्ता जो है, कोई भी कर्मचारी जो है, अगर उसके साथ इस तरह की घटना होती है तो सबसे पहले उसके अपने व्यक्तित्व पे असर पड़ता है, उसके मन पे असर पड़ता है, उसका कॉन्फिडेंस कम होता है, उसके जो काम की गुणवत्ता है वो कम, उस पर असर पड़ता है। एक रिलेशनशिप जो वर्क प्लेस पे होता है एम्प्लॉयर के साथ, अपने साथियों के साथ, वो कमज़ोर पड़ते हैं। तो उसके अपने शारीरिक स्वास्थ्य पे ना, नींद नहीं आ रही है, बेचैनी है, उलझन है, तनाव है, अवसाद है, इस तरह के बहुत सारा जो उसके शरीर और मन पर असर पड़ता है। अगर किसी कर्मचारी के साथ ये सब चीज़ें होती हैं तो ऐसा नहीं कि नियोक्ता या कार्यस्थल उससे बचा रहता है, उसी तरह के प्रभाव कर्मचारी के साथ जो कुछ भी हो रहा है वो प्रभाव काम पर भी पड़ता है। आपस में जो हमारा एक विश्वास का रिश्ता होता है वो कमज़ोर होता है। ठीक है, एक समझौता वाला काम होता है कि ये वर्क प्लेस में तो ऐसा ही होता है, तो यहाँ तो ऐसे करना है, तो ऐसे काम चलाना पड़ेगा, तो लोग काम चलाने लगते हैं। ठीक है, जो नहीं चला पाते फिर वो छोड़ के जाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, जो हमारी काम की क्वालिटी जो होनी चाहिए, जो हमारा उत्पादकता होनी चाहिए, वो हमारी कमज़ोर हो जाती है, वो नहीं हो पाती है। मतलब टाइम पे हमारा काम नहीं होता है, उसका रिज़ल्ट प्रॉपर नहीं मिलता है, तो ये सारे असर होते हैं। तो ये चाहे वो कर्मचारी हो, चाहे वो नियोक्ता हो, वो कार्यस्थल, वो सभी को प्रभावित करता है। इसलिए प्रत्येक कार्यस्थल पर एक ऐसा माहौल होना चाहिए जहाँ महिला पुरुष जो है वो पूरी स्वतंत्रता के साथ, पूरी सुरक्षा के साथ बेहतर तरीके से काम कर सके। उन्हें ये नहीं लगे कि यहाँ पर हम असुरक्षित हैं, यहाँ पर हम हाशिए पर हैं और यहाँ पर जो है हमारे साथ किसी भी तरह की घटना हो सकती है। इसलिए प्रत्येक कार्यस्थल पर ये सुनिश्चित किया जाना चाहिए नियोक्ता की ओर से कि किसी भी महिला के साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट नहीं हो। अब तो ये बात हो गई कि ये सेक्सुअल हैरेसमेंट है और उसका क्या प्रभाव पड़ता है। मान लीजिए कि इस तरह का घटना हो जाती है, होती हैं घटनाएं, हम बहुत प्रयास करते हैं फिर भी हो जाती है, क्योंकि बहुत सारे तरीके के लोग काम करते हैं। अब जब ये घटना हो गई है तो हम कहाँ जाएंगे? तो ये ध्यान रखिएगा, इस कानून ने 2 तरह की कमेटी की बात की है। 2 जगह है जहाँ पर आप जा सकते हैं, जिसमें कि एक जो समिति है, 2 समितियाँ हैं, एक जो समिति है वो आपके कार्यस्थल के अंदर बनी हुई है। और यही कानून ने कहा है कि प्रत्येक कार्यस्थल पर एक आंतरिक समिति का गठन किया जाना बहुत ज़रूरी है। वो आंतरिक समिति कैसे बनेगी? जहाँ पर जैसे आपके संस्थान में बनी हुई है, जहाँ भी आप काम करते हैं वहाँ पर ये समितियाँ बनी हुई है, लेकिन जहाँ भी करते हैं मतलब ये नहीं है, बल्कि जहाँ भी जिस कार्यस्थल में 10 या 10 से अधिक लोग काम करते हैं वहाँ पर एक कमेटी का गठन किया जाना अनिवार्य है। वहाँ पर हम ये मान के चल रहे हैं कि कमेटी बनी होगी। तो उस कमेटी में कौन कौन होना चाहिए? कई जगह कमेटियाँ तो बनी हुई हैं, लेकिन वो कमेटी जो है वो कानून के अनुसार काम नहीं कर रही हैं, अपनी स्वेच्छा से काम कर रही हैं, अपने बनाए नियम कानून से काम कर रही हैं। तो इस कमेटी में ध्यान रखिएगा कि एक जो है वो पीठासीन कर्मचारी, पीठासीन जो अधिकारी है वो हमारे अपने ही एम्प्लॉयज़ में से होंगे। एम्प्लॉयर इस कमेटी में नहीं होंगे, ये ध्यान रखिएगा। तो इसकी जो नोडल ऑफिसर हैं वो आपकी कोई वरिष्ठ महिला होंगी, ये भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। उसके बाद इसमें 2 ऐसे कर्मचारी होंगे, 2 ऐसे एम्प्लॉयज़ होंगे जिनको सामाजिक मुद्दों का ज्ञान होगा, समाज कार्य का अनुभव होगा और कुछ
विधि का ज्ञान होगा, मतलब कुछ कानून की समझ होगी, कुछ कानूनी भाषा का ज्ञान होगा, कुछ कानूनी मुद्दों का ज्ञान होगा, सामाजिक मुद्दों की समझ होगी, जेंडर इश्यूज़ की समझ होगी। ऐसे 2 लोगों को शामिल किया जाएगा। एक सदस्य इसमें जो होंगे वो किसी गैर संगठन से, गैर सरकारी संगठन जो होते हैं, एनजीओज होते हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, उसमें से कोई एक व्यक्ति लिया जाएगा। तो इस तरह से ये कमेटी का गठन होगा और उसमें जो है ये भी ध्यान रखने की ज़रूरत है कि कम से कम आधे महिला सदस्य जो हैं वो महिलाएं होंगे। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सिर्फ महिलाओं को रख देते हैं। इसमें ये नहीं कहा गया कि आप सिर्फ महिलाओं को रखें, इसमें कहा गया कि 50% जो है वो भागीदारी महिलाओं की होनी इस कानून में अनिवार्य है। तो ये आपकी समिति है। इस समिति में आप जब भी कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की घटना होती है तो आप इस समिति को जाकर अपनी शिकायत कर सकते हैं। अब कौन शिकायत कर सकता है? कोई भी व्यक्ति जिसको घटना का ज्ञान है, उस महिला ने बताया है, उनका कोई इलाज कर रहे हैं, कोई मनोचिकित्सक है, मनोवैज्ञानिक है, जिनकी कस्टडी में देखरेख में वो महिला है। कोई आयोग हो सकता है, मानवाधिकार आयोग हो सकता है, महिला आयोग हो सकता है, राष्ट्रीय महिला आयोग हो सकता है, या कोई डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो इसमें इन्वॉल्व है उनको पता चल सकता है, वो हो सकते हैं। महिला का उत्तराधिकारी हो सकता है, वारिस हो सकता है। अगर महिला नहीं है, उनकी स्थिति ऐसी नहीं है, तो उनका जो विधिक वारिस है उसकी लिखित सहमति से कोई भी व्यक्ति जिसको घटना का संज्ञान है, घटना की जानकारी है, वो शिकायत कर सकता है। तो ज़रूरी नहीं है कि महिला करे, लेकिन हाँ महिला करे, लेकिन किन स्थितियों में कोई और कर सकता है? जब महिला मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से सक्षम नहीं है, उनकी ऐसी स्थिति नहीं है कि वो शिकायत कर सकें। तो ये शिकायत कौन कर सकता है, कहाँ कर सकता है? प्रत्येक कार्यस्थल पे अपनी शिकायत की जा सकती है। ये शिकायत जो है वो लिखित रूप से 6 प्रतियों में किया जाना अनिवार्य है। वो 6 प्रतियाँ इसलिए क्योंकि कई बार जो है वो अलग अलग वो प्रतियों की ज़रूरत पड़ती है। आपको कोर्ट में देना होता है, आपको एम्प्लॉयर को देना होता है, आपको प्रत्यार्थी को देना पड़ता है, व्यथित महिला को देना होता है, एक आपको रिकॉर्ड में लगानी होती है। इसलिए जो है वो 6 प्रतियों में वो लिखित शिकायत किया जाना अनिवार्य है। अब इसमें एक टाइमलाइन भी है। टाइमलाइन ऐसे है कि जैसे हमको लगता है कि हमने शिकायत तो कर दी है, लेकिन कब होगा, कैसे होगा? तो इसमें एक टाइमलाइन है कि घटना के, मतलब शिकायत की भी एक लिमिटेशन है कि घटना के 3 महीने के भीतर हमको लिखित में शिकायत करनी है। या जो आखिरी घटना है, कई बार सीरीज़ में घटनाएं हो रही हैं, पहले ये हुआ था, अभी हुआ था, बार बार ऐसे हो रहा है। तो घटना के आखिरी जो घटना है उसके 3 मास के भीतर हमको लिखित में ये शिकायत करनी है। अब जब शिकायत कमेटी के पास आ गई है तो ऐसा नहीं कि कमेटी ने फाइल में रख लिया, जो बाकी आवेदन के मामले में होता है। इसमें जो है हमको 7 वर्किंग डेज़ के अंदर जो है, 7 कार्य दिवसों के अंदर जो है प्रत्यार्थी को ये भेजना है कि आपके खिलाफ़ हमको ये शिकायत प्राप्त हुई है। आप 10 दिन के कार्य दिवसों के अंदर अपना पक्ष प्रस्तुत करें। उसके साथ जो शिकायत है उसकी एक आपको कॉपी लगाना अनिवार्य है, क्योंकि सामने वाले को भी तो पता होना चाहिए ना कि उसके खिलाफ़ क्या शिकायत है, तभी तो वो अपना पक्ष रख पाएगा। तो ये 10 दिनों के अंदर उनको जवाब देने के लिए ये पत्र जारी करना है। कोशिश करना है, कोशिश नहीं करना है, ये सारा कुछ जो है वो लिखित में दस्तावेज किया जाना ज़रूरी है। ये नहीं कि आपने व्हाट्सअप कर दिया और आपने फ़ोन कर दिया जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, है ना? तो आप जो है वो लिखित में इस पत्र को प्रेषित करेंगे कि आपके खिलाफ़ शिकायत प्राप्त हुई है, आप 10 दिनों के अंदर अपना पक्ष प्रस्तुत करें। अब सामने वाली पार्टी जो है वो अपना पक्ष प्रस्तुत करेगी, लेकिन इसमें एक ध्यान रखें कि अगर जो है सामने वाला व्यक्ति लगातार 3 कार्रवाइयों में अनुपस्थित रहता है, या जो महिला ने भी शिकायत की है वो अनुपस्थित ही रहती है, तो एडवांस में जो है वो लिखा के भेजा जाएगा कि आप लगातार अनुपस्थित रह रही हैं,
तो इस कार्यवाही को बंद किया जा रहा है। लेकिन एडवांस में बिना नोटिस दिए इस कार्यवाही को बंद नहीं किया जा सकता है। तो लगातार अगर वो 3 बार बुलाने पर नहीं आ रहे हैं, तो अब जब है सामने वाला जो है ये अपना पक्ष प्रस्तुत करेगा, तो इसकी जो पूरी प्रोसेस है जांच रिपोर्ट की, इसका टाइमलाइन है 3 महीने का। 3 महीने कोई खास वजह है तो ये कारण समिति, अभी देखिए लॉकडाउन लग गया है, कोई केस आया होगा तो 3 महीने में नहीं सिमट सकता। तो एक ठोस वजह अगर होती है और समिति ये कारण बता सकती है कि ये क्यों देर से हुआ है, तो ये 3 महीने से भी अधिक अवधि बढ़ाई जा सकती है। लेकिन 3 महीने का एक डेडलाइन है जिसके अंदर आपको अपनी फैक्ट फाइंडिंग पूरी करनी है। यानी आपको साक्ष्य जुटाने हैं, आपको बयान लेने हैं, आपको कोई दस्तावेज इकट्ठे करने हैं। तो ये सारी समय सीमा इसकी 3 महीने की दी हुई है। 3 महीने के बाद जो है आपको 10 दिनों के भीतर अपनी जो भी कार्रवाइयाँ हैं उसकी रिपोर्ट जो है वो समिति को प्रस्तुत करनी है एम्प्लॉयर को। तो 10 दिनों में आप ये रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। 10 दिनों का डेडलाइन है कि आपने ये घटना सही पाई है या आपने घटना को झूठ पाया है, आपने नहीं पाया है, जो भी आपको समिति को लगता है उस आधार पर समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। उस रिपोर्ट के आधार पर जो नियोक्ता है, जो एम्प्लॉयर है, उसको जो है वो 60 दिनों के अंदर समाधान करना है। ये ध्यान रखें कि समिति को सीधा एक्शन लेने का अधिकार नहीं है। समिति जो है सिर्फ अनुशंसा कर सकती है, समिति सीधा एक्शन नहीं ले सकती है। समिति को सीधा कार्रवाइयाँ करने का अधिकार नहीं है। ये अधिकार जो है वो इंटरनल कमेटी में एम्प्लॉयर को है, और जो एक्सटर्नल कमेटी है उसमें जो है वो भी जिलाधिकारी जो है, जो भी जिले का प्रमुख जिनको जिम्मेदारी दी गई है, जैसे मध्य प्रदेश में सीओ जिला पंचायत को ये जिम्मेदारी दी गई है, तो उनको ये जो रिपोर्ट है वो प्रेषित किया जाना है। उसके बाद वो जो अधिकारी हैं वो 60 दिनों के भीतर जो है वो उस रिपोर्ट पर एक्शन लेंगे। समिति उससे ये पूछ सकती है कि हमने जो अनुशंसा की थी उस पर क्या कार्रवाई की गई है। ठीक है। अब इसमें एक और प्रावधान है, सुलह का प्रकरण आया है और महिला ने कहा सुलह होगी तो सिर्फ महिला के रिक्वेस्ट पर। महिला ने कहा है कि मुझे इस मामले को नहीं बढ़ाना है, हमें इसको ख़त्म करना है। दोनों राजी हैं कि हमें सुलह करना है, लेकिन वो सुलह और समझौते का आधार कोई पैसा नहीं होगा, किसी भी तरह का आर्थिक लेन देन नहीं होगा। सुलह हो सकती है, लेकिन सुलह हो जाने के बाद कोई कार्रवाई समिति आगे नहीं बढ़ाएगी। सुलह हो गई है, आप उसको मैटर को, उस फाइल को क्लोज कर देंगे, सारा कुछ लिखित में दस्तावेज करेंगे, सुलह की कॉपी सभी को देंगे और अपने रिकॉर्ड में रखेंगे। अब सुलह तो हो गई, जैसे बाकी सारे काफ़ी केसेस में, क्रिमिनल केसेस में भी देखा जाता है, सिविल मामलों में भी देखा जाता है कि सुलह तो हो गई है, लेकिन सामने वाली पार्टी ने उसको मानने से बाद में इनकार कर दिया, क्योंकि फाइल तो क्लोज हो गई है, अब जो चाहे वो करे। इस पर अगर व्यथित महिला वापस कमेटी में आती हैं तो कमेटी फिर से अपनी जांच की प्रक्रिया को शुरू कर सकती है और फिर से अनुशंसा कर सकती है कि ये कार्रवाई किया जाना चाहिए। अब अगर समिति पाती है कि ये प्रकरण सत्य पाया गया है, तो समिति चाहे तो रिकमेंडेशन कर सकती है व्यक्ति को बर्खास्त करने का, उनका इंक्रीमेंट रोकने का, उनको पदोन्नति रोकने का, उनका ट्रांसफ़र करने का, उनको सेवा समाप्ति करने का, उनको सस्पेंड करने का, या और भी कोई तरीका जो समिति को होता है। वार्निंग लेटर भी जारी हो सकता है, निंदा की जा सकती है, डांट लगाई जा सकती है, जो भी समिति को लगता है कि ये प्रकरण पर ये किया जाना चाहिए, क्योंकि 4 लोग 5 लोग उसमें हैं, तो वो 4-5 लोग मिलकर तय करते हैं कि हाँ ये किया जाना इस संबंध में जायज़ होगा, तो वो समिति उस पर जो है वो अनुशंसा करेगी नियोक्ता को, नियोक्ता फिर जो है उस पर कार्रवाई करेगा। ठीक इसी तरह एक बात और आती है कि झूठी रिपोर्ट की है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि महिलाएं झूठ बोलती हैं, हम लोग इसके समर्थन में नहीं हैं,
क्योंकि देखिए जहाँ झूठी रिपोर्ट की बात है वहाँ पुरुषों के साथ भी होता होगा। जब पुरुष के झगड़े होते हैं तो भी ऐसा होता है। महिला बहुत सारा है कि कानून का जहाँ उपयोग होता है वहाँ दुरुपयोग भी कुछ प्रतिशत तक होता है। लेकिन अगर ये समिति पाती है, क्योंकि यहाँ पर आपको प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत को ध्यान में रखना है, अगर समिति पाती है कि किसी भी महिला ने मिथ्या आरोप लगाए हैं, बदनाम करने के दृष्टिकोण से, परेशान करने के दृष्टिकोण से, प्रताड़ित करने के दृष्टिकोण से, तो समिति को पूरा अधिकार है कि वो वही कार्रवाइयाँ जो घटना सत्य होने पर अनुशंसा की थी नियोक्ता को, वही ये मिथ्या आरोप की जो है सत्यता पाए जाने पर, झूठ रिपोर्ट की सत्यता पाए जाने पर समिति को महिला के अगेंस्ट एक्शन लेने के लिए रिकमेंडेशन दे सकती है। यानी अगर आपको पाया गया है कि आपने जो है झूठ बोला है, इस कानून का दुरुपयोग किया है, तो आपके खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकती है। तो ये इसमें जो है वो कार्रवाई होगी। अब जो है हम इसमें तो बात हो गई कि हमारी इंटरनल समिति क्या करेगी, कब तक करेगी। ठीक ऐसे ही इस कानून में बहुत सारे जो ऐसे वर्क प्लेस हैं जहाँ पर हमारे 10 लोग काम नहीं करते, 10 से कम लोग काम करते हैं, 2 लोग काम करते हैं, 5 लोग काम करते हैं, 1 ही लोग काम करते हैं। हमारे घर में घरेलू कामगार आती है तो उसका तो वर्क प्लेस बहुत सारा कई जगह काम करती है, या हमारे घर भी कई लोग काम करते हैं, 1 लोग आते हैं, 2 लोग आते हैं, हमारी ड्राइवर आती है, हमारी माली आती है, हमारी कुक आती है, केयर टेकर आती है, बहुत सारी हाउसकीपिंग और बाकी कामों के लिए महिलाएं आती हैं। वो कहाँ जाएं? अगर उनके साथ यौनिक उत्पीड़न होता है तो वो कहाँ जाएं? सड़क पे जो महिला काम कर रही है वो कहाँ जाए? जो महिला बाज़ार में काम कर रही है वो कहाँ जाए? जो महिला किसी खासतौर से जिनकी बात करें जो असंगठित हैं, जो असंगठित क्षेत्र में महिलाएं काम करती हैं, उनके साथ अगर यौनिक उत्पीड़न की घटना होती है तो वो कहाँ जाएं? क्योंकि वो आपके कर्मचारी और आपके संगठित क्षेत्र के दायरे में नहीं आ रही हैं। ऐसे में एक कमेटी बनी हुई है जिला स्तर का, जिसको हम कहते हैं स्थानीय समिति। जैसे ये आंतरिक समिति थी वैसे स्थानीय समिति थी। तो वो महिला जो है स्थानीय समिति के पास अपनी शिकायत दर्ज करा सकती है। प्रक्रियाएं सारी वही रहेंगी कि लिखित में दर्ज करना है, 6 प्रतियों में करना है, जांच की वही प्रक्रिया है, रिकमेंडेशन की वही प्रक्रिया, सारा कुछ बिल्कुल वही प्रक्रिया है। फ़र्क इतना है कि असंगठित क्षेत्र की महिलाओं के लिए स्थानीय समिति है, जहाँ पर 10 कर्मचारी नहीं हैं, बहुत छोटी छोटी जगह हैं जहाँ पर 2 लोग, 1 लोग, 3 लोग, 4 लोग, 5 लोग, 8 लोग काम करते हैं। वहाँ पर अगर घटना होती है तो वे स्थानीय समिति में जा सकते हैं। एक और, अगर घटना की शिकायत एम्प्लॉयर के अगेंस्ट है, अगर नियोक्ता के द्वारा यौनिक उत्पीड़न किया गया है तो आंतरिक समिति काम नहीं करेगी, क्योंकि उसी स्ट्रक्चर के अंदर ही तो घटना हुई है। और किसने की? जिसके अंडर में कर्मचारी काम करते हैं। इंटरनल कमेटी के एम्प्लॉयज़ भी जो है वो उनके अंडर में काम करते हैं। तो ऐसे में जहाँ पर नियोक्ता के खिलाफ प्रकरण है वहाँ पर इंटरनल कमेटी जांच नहीं करेगी, कार्रवाइयाँ नहीं करेगी, वहाँ पर ये स्थानीय समिति काम करेगी। तो ऐसे में फिर स्थानीय समिति के पास जाएंगे और स्थानीय समिति भी सेम कार्रवाइयाँ करेगी। एक चीज़ इसमें और इम्पॉर्टेंट है कि जब हमारी जांच चल रही है और उस दौरान महिला को लगता है कि हम इस समय छुट्टी लेना चाहेंगे, हम काम नहीं कर सकते, वर्क फ्रॉम होम हम करना चाहते हैं, उस व्यक्ति का तब तक ट्रांसफ़र कर दिया जाए जब तक जांच चल रही है। तो ये समिति जो है नियोक्ता को ये अनुशंसा करेगी कि महिला को वर्क फ्रॉम होम की सुविधा दी जाए, महिला को 3 महीने की छुट्टी दी जाए, प्रत्यार्थी का ट्रांसफ़र किया जाए, ताकि वो महिला जो है वो अपने आप को उस दौरान जो है वो जो अपने आप को एक उसको व्यथित मन है उसको राहत मिल सके, उसको सेफ्टी महसूस हो सके, ये किए जाने की ज़रूरत है। और ये जो है उसको 3 महीने की छुट्टी है या कहीं उस सामने वाले पार्टी का जो है वो ट्रांसफ़र है, तो ऐसे में जो महिला है उसकी कोई छुट्टी डिडक्ट नहीं होंगी कि आपने 3 महीने की छुट्टी ली और आपका वेतन कट गया है। ये छुट्टियां उसकी पेड लीव होंगी, सवैतनिक छुट्टी होंगी जिसका डिडक्शन नहीं किया जाएगा। ये उसका अधिकार है, इस कानून के तहत उसको ये सुविधा दी गई है।
तो इस कानून के तहत ये प्रमुख बातचीत है और ये भी कहा गया है कि हर नियोक्ता की जिम्मेदारी है कि कार्यस्थल पर एक सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराए, जिसके लिए उसको प्रत्येक कार्यस्थल पे इस कानून की प्रतियां रखना है ताकि लोग पढ़ सकें। एक डिस्प्ले करना है बोर्ड जिसमें कानून लिखा जाए कि कानून क्या है, कहाँ लागू होता है, ये कमेटी बनी हुई है, ये कमेटी में ये लोग हैं, इनके ये नाम हैं, इनके ये पते हैं, इनका ये कॉन्टैक्ट नंबर है, ये सारा कुछ डिस्प्ले किया जाए। और उसमें ये भी लिखा जाना अनिवार्य है कि आपकी शिकायत को पूर्णतः गोपनीय रखा जाएगा, क्योंकि अगर इस शिकायत को कोई गोपनीय नहीं रखता है कोई भी सदस्य समिति का, तो उस पर कार्रवाई की जा सकती है, उसको पद से हटाया जा सकता है, उसके लिए भी जुर्माने का सज़ा का प्रावधान है। एक और इसमें बात है जो गोपनीयता की बात हो रही है कि इस कानून में सूचना का अधिकार लागू नहीं होगा, यानी कि कोई व्यक्ति आपसे ये मांग नहीं कर सकता आपके लोक सूचना अधिकारी से कि फलां प्रकरण में क्या कार्रवाइयाँ की गई हैं, क्या दस्तावेज थे, क्या साक्ष्य थे, ये सारा कुछ वो मांगते हैं तो आप उसको उपलब्ध नहीं कराएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो है गोपनीयता की बात की गई है, सूचनाओं को सार्वजनिक नहीं करने की बात की गई है। तो यहाँ पर हम ये सारी चीज़ों को गोपनीय रखेंगे। अगर हमें लगता है कि किसी घटना का उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है, तो हम ऐसा करेंगे कि जिससे कि महिला की पहचान, उसके पते, जो भी साक्ष्य हैं, जो गवाह हैं, उनकी पहचान, पते, नाम, प्रत्यर्थी की पहचान, पते, नाम, क्या कार्रवाइयाँ की गई हैं इसकी जानकारी, क्या एक्शन लिया गया इसकी जानकारी, इससे संबंधित जो भी है उसको पूरी तरह से गोपनीय रखा जाना है, तो बदल दिया जाएगा। कई बार हम लोग देखते हैं कि हम किसी केस स्टडी को रखते हैं तो हम सीता को गीता कर देते हैं या कुछ भी ऐसा पहचान बन कर देते हैं जिससे वो उसकी वास्तविक पहचान छुपी रहती है और हमारी सीख भी बनी रहती है। तो कई बार हम लोग भी करते हैं कि हम केस तो रखते हैं लेकिन हम उसका वो पूरे पते, उसकी पहचान, ताकि आप उसको चिन्हित ना कर सको कि वो कौन महिला थी, वो कौन व्यक्ति था, उसको रख के भी हम लोग जो है वो ये सीख बनाने का काम करते हैं। तो गोपनीयता इसमें बहुत ज़रूरी है। अब यह है कि अगर कोई नियोक्ता जो है वो इस कानून का पालन नहीं करता, मान लीजिए समिति का गठन नहीं करता है, तो उस पर कार्रवाई किए जाने का प्रावधान इस कानून के तहत किया गया है। यानी कि आपका जुर्माना लगाया जा सकता है जिलाधिकारी द्वारा, आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जा सकता है। आपके यहाँ घटना एक बार हुई है और आपको वार्निंग दी गई है और उसके बावजूद आपके यहाँ दोबारा घटना होती है, तो सेम कार्रवाइयाँ आपके साथ की जा सकती है। तो प्रत्येक नियोक्ता की जिम्मेदारी है कि अपने यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस प्रोग्राम करे, एक ऐसा माहौल बनाए जहाँ पर हर कर्मचारी अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके। तो सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी नियोक्ता की, जैसे ये वर्क प्लेस पे हम लगातार, पिछले बार भी हमने ये किया था ओरिएंटेशन, लगातार जो ओरिएंटेशन हो रहा है वो एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता हो कि ये कानून क्या है, हमें कार्यस्थल पर किस तरह का आचरण करना है, हमें कार्यस्थल पर किस तरह का बिहेव करना है, क्या हमें नहीं करना है। और समय समय पर इसलिए ज़रूरी है क्योंकि लोगों के ट्रांसफ़र होते हैं, नए लोग आते हैं, पुराने लोग जाते हैं, काफ़ी सारे बदलाव होते रहते हैं। तो फिर इसलिए जो है वो लगातार इस तरह के अवेयरनेस प्रोग्राम को किए जाना आवश्यक है। ये जो समिति है इसका जो कार्यकाल है वो 3 साल का है। 3 साल के पहले इसमें किसी भी तरह का बदलाव तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि कोई छोड़ के नहीं चला जा सकता है, ट्रांसफ़र नहीं हो जाता है। उदाहरण के तौर पे हम बता रहे हैं कि ऐसा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, काफ़ी बड़ा इंस्टीट्यूट है, वो अपनी कमेटी में केस बेस पे एक्सटर्नल मेंबर को लेते हैं। इसका मतलब है कि वो कानून की शर्तों का उल्लंघन कर रहे हैं, कानून का पालन नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो कर रहे हैं। उन्होंने एक केस पे एक एक्सटर्नल मेंबर को रखा, जब वो केस ख़त्म हो गया तो दूसरा एक्सटर्नल, मतलब वो अपनी सुविधा अनुसार जो है वो लोगों को रखने और हटाने का काम कर रहे हैं। तो ये एक एक्ट का वायलेशन है। एक चीज़ और है इसमें कि इस एक्ट की तहत जो है हमको एनुअल रिपोर्ट भेजनी है, यानी कि आपको अपने जिलाधिकारी को, यहाँ पर जो है वो महिला बाल विकास नोडल डिपार्टमेंट है, सीओ जिला पंचायत इसके नोडल ऑफिसर हैं,
तो उनको जो है प्रत्येक इंस्टीट्यूशन को साल में एक रिपोर्ट फाइल करनी है जिसमें ये बताना है कि हमारी समिति में इतने प्रकरण आए हैं, इतने प्रकरण में निराकरण हुआ है, इतने प्रकरण में हमारे जो हैं वो पेंडिंग है। तो ऐसे पूरा, और इसमें क्या कार्रवाई की गई है, अनुशंसा पर क्या कार्रवाई की गई है, ये सारा कुछ रिपोर्ट में फाइल करना है। बहुत सिंपल फॉर्मेट है जहाँ पर आपको कहानी नहीं लिखनी है, आपको बस अपने प्रकरण की संख्या लिखनी है और दस्तावेज उसके साथ आप फाइल में कार्रवाइयाँ क्या की गई हैं एक रिपोर्ट के रूप में आप उसको संलग्न कर दें। ठीक इसी तरह आपको नोडल डिपार्टमेंट को ये भी बताना है कि आपके यहाँ कमेटी कब गठित की गई है, आपके यहाँ कमेटी में कौन कौन लोग हैं, किस पद पर हैं, उनके नाम और पते क्या हैं, ताकि नोडल डिपार्टमेंट को ये जानकारी हो कि आपके कार्यस्थल पर ये समिति का गठन किया गया है। क्योंकि देखिए ये 7 साल 8वां साल है, अब ये कानून नया नहीं है और सोशल मीडिया और बाकी माध्यमों से हमको अवेयरनेस तो होती रहती है। तो हम ये कह के नहीं बच सकते किसी कार्रवाई में कि हमको तो पता ही नहीं था ये कानून नया है, हमको कोई सर्कुलर नहीं आया, क्योंकि पब्लिक डोमेन में ये पड़ा हुआ है ना, कि इसकी ये नियम है, इसका ये प्रावधान है, कानून है। तो हर वर्क प्लेस पर इसका पालन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो कानून बहुत छोटा सा है, सिंपल है, लेकिन इसमें समिति जो है उसको बहुत ज़्यादा गंभीरता के साथ काम करना है। उसको जो है वो बायसनेस भी नहीं होना है, क्योंकि कई बार हम लोग देखते हैं कि हम हमेशा जो है वो महिला के चरित्र पर, महिला के पहनावे पर, महिला के सोच पर, हम उस पर ही एक सवाल खड़ा कर देते हैं। अगर हम उदाहरण के तौर पे देखेंगे कि अगर हम पुरुष मित्र और एक कोई पुरुष है और एक महिला है, उसके साथ हमारी अच्छी दोस्ती, बहुत अच्छी बॉन्डिंग, हम साथ लंच करते हैं, हम साथ में काम करते हैं, हम ऑफिस के बाद भी घूमने जाते हैं, हम रेस्टोरेंट जाते हैं, मूवी जाते हैं। तो अगर वो महिला फिर आके आपको कंप्लेंट करती है कि मेरे साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ है, तो आप जाहिर सी बात है कि आप कहोगे कि भाई आपकी तो बहुत ज़्यादा दोस्ती है, आप तो उसके साथ सिनेमा में जाते हो, आप तो उसके साथ मॉल में जाते हो, आपके साथ उसके साथ घूमते हो, तो फिर आपके साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट कैसे हो सकता है ना। तो इन सारी चीज़ों में आपको ध्यान रखना है कि किसी भी व्यक्ति के साथ, किसी भी महिला के साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट हो सकता है, आपको उसको एक्सेप्ट करना होगा, आपको उसकी कंप्लेंट को लेना होगा। आप ये नहीं कहेंगे कि वो उसके साथ घूमती है या वो इस तरह के कपड़े पहनती है या उस तरह का व्यवहार करती है, उसकी दोस्ती तो सिर्फ पुरुषों के साथ होती है, तो उसके साथ तो ये सब चीज़ें जो है वो सामान्य और उसके लिए वही जिम्मेदार है। बल्कि आपको ये मानना होगा कि 2 साथी भी हैं, तो अगर कोई शिकायत करता है तो उसके साथ यौन उत्पीड़न हो सकता है और आपको इसको जांच करना है। जांच के बाद आप ये तय करेंगे कि ये यौन उत्पीड़न हुआ है या नहीं हुआ है। अब पहले से जो है वो पूर्वाग्रहों से ग्रसित होकर अपने स्टेटमेंट और कार्रवाइयाँ नहीं करेंगे। तो ये इसमें पूरा जो बीच बीच में मुद्दे हैं वो हम बताते जा रहे हैं। एक और है कि समिति ने जो अनुशंसा दी है उससे अगर कोई व्यक्ति संतुष्ट नहीं है तो वो 90 दिनों के अंतर्गत कोर्ट में अपील दाखिल कर सकता है कि समिति ने जो भी कार्रवाइयाँ की हैं, जो भी अनुशंसा की हैं, उससे हम संतुष्ट नहीं हैं। लेकिन इसकी टाइमलाइन भी 90 दिनों की दी हुई है, 90 दिनों के बाद जो है वो लागू नहीं होगा। बाकी इसमें जो है वो नियोक्ता की जिम्मेदारी, जिलाधिकारी की जिम्मेदारी दी गई है कि कमेटी प्रॉपर रूप से काम कर सके, प्रॉपर फंक्शनिंग कर सके, उसके लिए उसको सारी सुविधाएं मुहैया कराना है। एक्सटर्नल पर्सन को जो फीस है वो प्रोवाइड करानी है, लोकल ट्रैवल है वो प्रोवाइड कराना है, किसी साक्ष्य को बुलाना है और मान लो आपको किराया देना है ट्रेन का, वो देना है, कोई पत्र जारी करना है तो आपको कंप्यूटर देना होगा, आपको कोई असिस्टेंट देना होगा। तो ये सारी जिम्मेदारियां नियोक्ता की एक्ट में परिभाषित की गई हैं। तो मोटा मोटी ये कानून है, इस कानून से रिलेटेड बेसिक जानकारियाँ हमने दी हैं। हम लोगों ने एक बुक भी पब्लिश की है हिंदी में और इंग्लिश में, जिसमें बहुत छोटे छोटे सवाल हैं। अगर ऐसा हो तो क्या करना चाहिए, ये कानून ने किसको किसको शामिल किया है, ये कानून क्या बोलता है, इसकी धाराएं क्या हैं, उपधाराएं क्या, इस तरह से हम लोगों ने पूरा एक बुकलेट हिंदी में और इंग्लिश में, जो भी जिस भाषा को पढ़ने में समझने में सक्षम है उसके लिए हमने ये बुकलेट तैयार की है। और हम ये बुकलेट मेल कर सकते हैं
तो उसमें आप और ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। और ये ध्यान रखें, हर कार्यस्थल पे जहाँ पर मेन इंटरेस्ट है वहाँ पर एक डिस्प्ले बोर्ड लगा होना अनिवार्य है। अगर नहीं लगा है तो आप लगा लें। 3 साल में आपको कमेटी को बीच में से नहीं हटाना है। पुनर्गठन बहुत सारा, हम लोगों ने एक स्टडी भी की थी जिसमें था कि कमेटी तो बन गई है लेकिन लोगों ने पुनर्गठन नहीं किया। वो जो 8 साल पहले कमेटी बनी थी, 7 साल 5 साल पहले बनी थी, वो वैसी कमेटी फाइल में बनी हुई है, उसकी बैठकें नहीं हो रही हैं। कम से कम 3 महीने में कमेटी ये बैठक करे। और 2016 में एक संशोधन भी होता, पहले इसको बोलते थे आंतरिक परिवाद समिति। 2016 में ये परिवाद शब्द जो है वो हट गया है, अभी वो आंतरिक समिति है। क्योंकि ये भी मानना है कि ज़रूरी नहीं है कि कोई घटना हो तब हम काम करें, ये घटनाएं ना हो, यौन उत्पीड़न ना हो, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन ना हो, इसके लिए भी ये कमेटी काम करे। इसीलिए वो लगातार बैठे, मीटिंग्स करे, वहाँ के माहौल पे बात करे, वो ये महसूस करे कि कहाँ पर बदलाव करने की ज़रूरत है, कहाँ पर इन्वायरमेंट को सुधारने की ज़रूरत है, कहाँ पर संसाधन को बढ़ाने की ज़रूरत है। तो इसलिए भी इस कमेटी का बैठना ज़रूरी है। आप इंतज़ार नहीं करें कि कोई केस आएगा तभी हम मीटिंग करेंगे, बल्कि आप एक तय कर लें कि आप बीच बीच में बैठ के करेंगे। 3 महीने में आप एक कानून का अवेयरनेस करेंगे। आप जो वर्क प्लेस पे जो भी आपको महसूस हो रहा है कि ये इशूज़ हैं उन पर आप बातचीत करेंगे, तो शायद हर वर्क प्लेस पे एक बेहतर वातावरण बन पाएगा और सभी कर्मचारी जो है, महिला कर्मचारी जो हैं, वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करके काम करेंगे और काम करेंगे। अगर सुरक्षित माहौल में, स्वस्थ वातावरण में, तो जाहिर सी बात है कि हमारे जो काम के रिज़ल्ट हैं वो बहुत ही बेहतर होंगे। तो यहाँ हमारा इस मुद्दे पर हम विराम दे रहे हैं। इसके बाद अगर किसी के कोई सवाल जवाब हैं तो हम लोग आगे बढ़ेंगे।